हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग माइनर और कोफैक्टर के बारे में बात किए थे कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकलता है। उस पर हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं और उसका माइनर कोफैक्टर निकाल के देखते हैं। फिर हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे चर्चा करेंगे। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3 - 6 8 4 2 1 5 - 3 7। सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन है और हमको इसके सारे एलिमेंट का माइनर निकालना है या कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप इसको लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ 3, या इसको लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A11। 11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम बताए थे कि सिस्टम पे करना क्या है कि -1 पे पावर पोजीशन ऑफ रो प्लस पोजीशन ऑफ कॉलम करनी है, यानी 1 + 1, और इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ के डिटर्मिनेंट लेनी है। तो बताए थे 2 1 - 3 7। आप ऐसे भी बना सकते हो, या एक साइन याद रखना है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और जिस पोजीशन के एलिमेंट का हमको कोफैक्टर लेना है उसमें ये साइन हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे। तो सिंपल तरीके से हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे तो +2 है तो उसका मान 1 ही हुआ, इसका वैल्यू हो जाएगा 14 + 3 17। तो कोफैक्टर ऑफ A11 17 आ गया। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ -6। तो -6 का कोफैक्टर है तो इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़िए तो ये आएगा 4 1 5 7 का डिटर्मिनेंट, 4 1 5 7 का डिटर्मिनेंट। और इसके लिए माइनस साइन है। अगर ये हम नहीं रूल फॉलो करते हैं तो केवल इसके रूल से चलेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे। अब ये हो जाएगा -28 - 5 यानी कि -23। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ, इसका पोजीशन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो 821 करके। तो इस तरह से करके 8 का कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ऑफ 8, या लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A31 इक्वल टू, फिर इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एलिमेंट को छोड़ दीजिए, जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं हम लोग 4 2 5 - 3। और चूंकि यहाँ प्लस है तो यही हो गया, तो ये होगा -12 -10 -22। ठीक है, तो इसी तरह से हमको हर एलिमेंट का कोफैक्टर बारी बारी से सेम मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। हम होप करते हैं कि कोफैक्टर निकालना आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे चर्चा करते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे चलते हैं। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट the value of determinant does not change if rows and columns are interchanged.
कहने का मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, बदल दें। जैसे ट्रांसपोज करते हैं, सपोज कीजिए हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर ले, उसका डिटर्मिनेंट और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि एक हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, सपोज कीजिए 1 2 3 4 है। अब इसका मान हम निकाल लेते हैं। मेरे पास आएगा 1 × 4 - 3 × 2 यानी -6। अब हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, न्यू जो डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 सपोज कीजिए, रो को कॉलम में बदल दिए तो 1 3 2 4। अब फिर इसका मान निकालिए। मेरे पास आएगा 4 - 6 यानी -2 होगा। ठीक है, 4 - 6 -2। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट के सिस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोज में भी हम लोग रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। दूसरे प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is 0 when any two row या कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट इज सेम या प्रोपोर्शनल। हमने बताया कि डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम एक समान हो। एक समान मतलब रो का प्रत्येक एलिमेंट पहले रो का दूसरे रो का भी सेम हो। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, सपोज कीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3। आप क्या देख रहे हो कि कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे C1 = C3, इसलिए इसका वैल्यू 0 होगा। हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो भी हमको 0 ही आएगा। दूसरा, अगर ऐसा लिखा रहे, सपोज कीजिए कि डेल्टा 1 = 1 2 3 4 5 6 2 4 6 सपोज कीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, यानी कि इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम है, तो भी इसका मान 0 होगा इस केस में। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जब रेशियो सेम रहे, प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि रेशियो सेम होना, तब उसको प्रोपोर्शंस बोलते हैं। तो रेशियो सेम रहे अगर दो रो का या दो कॉलम का, तो उस केस में भी उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। इस चीज़ को हमको याद रखना है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तीसरा है
प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम लोग देखेंगे द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0 when each elements of any one row or any one column is 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए। जैसे डेल्टा 1 लिखा हुआ है आपके पास 0 0 0 1 2 3 4 5 6, इसका मान 0 लिख सकते हैं। या हम लोग कह सकते हैं डेल्टा 1 इक्वल टू 0 0 0 2 5 7 1 2 9, इसका भी मान 0 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि किसी डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा अगर किसी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो जाए या किसी एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए। आगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अगला है प्रॉपर्टी नंबर 4। इस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें कहेंगे द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम but its sign changes when any two rows या any two column are interchanged इसमें हमने बताया कि किसी भी डिटर्मिनेंट को एक रो से दूसरे रो को इंटरचेंज कर दिया जाए या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली कर दिया जाए तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो बदल जाएगा। कैसे, इस चीज़ को हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट लिखी हुई है 1 2 3 4 और हमने इसका वैल्यू निकाला, इसका मान निकाला तो आया 4 - 6 - 2। अब आप देख लो कि हमें प्रॉपर्टी लगा दी है C1 इंटरचेंज C2, मतलब C1 के जगह C2 को रख देना है और C2 के जगह पर C1 को रख देना है। तो सपोज कहते हैं, देखते हैं, यानी कि डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा 3 4 1 2। अब आप क्या करिए कि इसका मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 6 - 4 2। आप क्या देख रहे हैं कि जब हमने इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी लगाई तो इसका जो साइन था माइनस, इसका साइन हो गया प्लस, यानी साइन में केवल परिवर्तन होता है। तो जब कभी यह प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि ज़रूर डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल मान बदल गया होगा तो हम लोग माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए एक माइनस साइन, जब भी ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी डिटर्मिनेंट में कि एक रो को दूसरे रो से या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से, तो उतना बार हमको माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार करना होगा तो एक बार माइनस लगाइए, फिर किसी दूसरे दो रो को या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज करना होगा तो फिर से माइनस लगा सकते हैं।
तो ये प्रॉपर्टी पे हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही इसमें हम माइनस साइन लगाएंगे, इसमें माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा और डेल्टा का मान और इसका मान सेम हो जाएगा। इसलिए जब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं। सपोज कीजिए, कि एक डिटर्मिनांट है, इसमें लिखी हुई है 2 4 1 3। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा 6 - 4 2। ठीक है, अब हम करते हैं R1 इंटरचेंज R2। तो डेल्टा 1 मेरे पास जो मिलेगा ये क्या हो जाएगा, R1 जो है R2 पे चला जाएगा, R2 जो है R1 पे आ जाएगा। नहीं, ये R1 क्या है, R2 पे आ जाएगा और R2 R1 पे चल जाएगा। तो 1 3 2 4 कीजिएगा तो इससे आपको 4 - 6 - 2 आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी का जब भी इस्तेमाल करेंगे, एक बार और प्रॉपर्टी लगा दीजिए। आप क्या कीजिए कि डेल्टा 2 कर लीजिए, इसमें करते हैं C1 इंटरचेंज C2। ठीक है, तो मेरे पास जो डेल्टा 2 आएगा इसमें क्या हो जाएगा 3 4 1 2, फिर आ जाएगा 6 - 4 यानी कि 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं एक रो को दूसरे रो से या एक कॉलम को दूसरे कॉलम से, तो हमारा डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होते जाता है। तो उस साइन चेंज ना हो अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एक जब भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम एक माइनस साइन बाहर इस्तेमाल कर देंगे। आगे हम लोग अगले प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं, उसको देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर के मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर के, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज value of determinant is, then new value of determinant is k times original value। हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसके किसी एक रो के प्रत्येक एलिमेंट को या किसी एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया जो डिटर्मिनेंट बनेगा वह पहले वाले डिटर्मिनेंट का के टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, सपोज कीजिए ये ले लिए और हमने क्या किया कि एक डिटर्मिनेंट लिया 1 2 3 4, इसका मान निकाला तो 4 - 6 - 2 आया। अब मैंने ये प्रॉपर्टी लगाया। हम क्या करते हैं, R1 को 5 R1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रॉपर्टी लगाए। इसका मतलब है कि हम R1 पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, R1 के प्रत्येक एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो न्यू जो डिटर्मिनेंट मेरा मिलेगा डेल्टा 1, ये हो जाएगा 5 15 2 4। अब देखिए इसका मान हम लोग देख लेते हैं, ये इसका मान देखेंगे
तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30, यानी -10 आएगा, यानी कि 5 गुने -2 कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने ये प्रॉपर्टी जब इस्तेमाल किया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी उतना टाइम्स बढ़ गया। तो जब कभी ये प्रॉपर्टी हमको लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 1/5 डेल्टा 1। क्यों? चूँकि हम सिस्टम को 5 से मल्टीप्लाई की ज़रूरत हुई तो मल्टीप्लाई किए, तो हमको 1/5 से भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि सिस्टम पे कोई इफेक्ट न पड़े। यानी कि डिटर्मिनेंट की इस प्रॉपर्टी को आपको समझना चाहिए कि जब किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो पे या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट भी उतना टाइम्स बढ़ता है। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट में कोई चेंज ना हो तो हमको 1/, उतना जितना से मल्टीप्लाई किए हैं उतना से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं हो। तो इस प्रॉपर्टी को हमको ध्यान रखना है। अब इसी से हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, एक और चीज़ देखते हैं। सपोज कीजिए कि अगर एक मैट्रिक्स रहता A और ये लिखा रहता, सपोज करिए 1 2 3 4 मान लेते हैं। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कहता तो डिटर्मिनेंट निकालते तो 1 2 3 4 कर लेते, यानी कि -6 -2 लिख देते। लेकिन अगर यही हमसे कहता कि 3A का डिटर्मिनेंट बताओ, सपोज कीजिए, तो आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह स्केलर इसके प्रत्येक एलिमेंट को जाके मल्टीप्लाई करता है। तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6। अगर हम लोग पहले 3A निकाल लें, 3A निकाल लें तो ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 4 12। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब आप इसका लेंगे, 3A का डिटर्मिनेंट लेंगे तो हो जाएगा 3 6 9 12। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 36 - 54। ठीक है, 36 - 54, यानी कि हम घटाएंगे, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास बचेंगे 54, 36, 14 में से 6 जाएगा 8, 1 मिनट, और 4 -18 बचेंगे। ठीक बात, तो ये -18 बचेंगे। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू -2, 3 का स्क्वायर इंटू -2। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब डिटर्मिनेंट की बात करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें भी मल्टीप्लाई है, इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 3 × 3 टाइम्स उसका न्यूमेरिकल मान बढ़ गया। ठीक है, तो इसी के आधार पर एक जनरल फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं कि जब आपको कभी कभी ऐसा दे देगा कि एक मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा कि इसके से मल्टीप्लाई करे तो फाइनली क्या होगा, इसके बारे में बात करो, तो इसके आधार पर हम एक फार्मूला देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये 3 मल्टीप्लिकेशन है और ये इसका ऑर्डर है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर का है। तो कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई किए और उतना पावर इनटू डिटर्मिनेंट, जो सिंगल स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो चलिए हम इसके आधार पर एक फार्मूला भी लिख सकते हैं। क्या होगा फार्मूला, सो हम देखते हैं। यानी कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, n/n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट जो है ये है, तो
तो अगर हमसे पूछा जाए कि के ए का डिटर्मिनांट बताओ, तो इसका रूल हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे, के पे पावर n इंटू डिटर्मिनांट है, यानी कि कांस्टेंट पे पावर ऑर्डर का एक ही पार्ट लेते हैं इंटू डिटर्मिनांट है। तो इसके आधार पर कोई भी इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं बहुत इजीली वे में। जैसे सपोज कीजिए